सोचकर भी अजीब लगता है ना। एक डॉक्टर जिसे हम जीवन बचाने वाला मानते हैं, अगर वही डॉक्टर डेथ बन जाए। आज हम जिस कहानी में उतर रहे हैं वो देवेंद्र शर्मा की है, और ये किसी भी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। आज हम जिन सोर्सेज पर बात कर रहे हैं उनमें विकिपीडिया के लेख हैं, कई समाचार रिपोर्ट हैं और एक डिटेल्ड क्रिमिनल प्रोफाइल भी है। इनके सारे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में डिग्री रखने वाला एक पढ़ा लिखा इंसान अपराध की दुनिया के इतने अंधेरे कोनों तक कैसे पहुंच गया। बिल्कुल। और इस मामले की खासियत यह है कि ये सिर्फ हत्याओं की कहानी नहीं है। अच्छा। इसमें सुनियोजित अपराध के कई चेहरे दिखते हैं। धोखाधड़ी है, एक बहुत बड़ा अवैध किडनी रैकेट है, और फिर सिस्टम की कमियां भी हैं। हाँ, बार बार सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर कानून की पकड़ से फिसल जाना। तो ये सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी कहानी है जिसमें वो फलता फूलता रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से जब वो डॉक्टर डेथ नहीं, सिर्फ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा था। सोर्सेस के मुताबिक उसका जन्म 1958 में अलीगढ़ में हुआ और उसने 1994 में बिहार से बाकायदा BAMS की डिग्री हासिल की, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। हाँ, और इसके बाद जयपुर में उसने 11 साल तक अपना क्लिनिक भी चलाया। एक सम्मानित वैद्य की जिंदगी जी रहा था। हाँ, और यहीं पर कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। 1994 में उसने एक गैस डीलरशिप योजना में अपनी जिंदगी भर की कमाई, कितना? लगभग 11 लाख रुपए उसने लगा दिए। 11 लाख। हाँ। लेकिन वो योजना एक बहुत बड़ा धोखा निकली और उसका सारा पैसा डूब गया। 11 लाख रुपए जमाने में तो ये बहुत ही बड़ी रकम रही होगी। किसी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका होता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सिर्फ पैसे का नुकसान ही ट्रिगर नहीं था, ये उसके अहम पर चोट थी। अच्छा। एक सम्मानित वैद्य होने के नाते वो खुद को सिस्टम से हारा हुआ नहीं देख सकता था। तो उसने अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करने के बजाय सिस्टम को ही धोखा देने का फैसला किया। एक तरह का बदला। हाँ, बदला लेने जैसा था, जहां वो साबित करना चाहता था कि वो किसी का शिकार नहीं बल्कि खुद शिकारी है। ये मानसिकता अपराध की दुनिया में अक्सर देखने को मिलती है, जहां पीड़ित होने का एहसास इंसान को शिकारी बना देता है। तो जयपुर में सब कुछ गंवाने के बाद वो अलीगढ़ लौट आया और उसने भारत पेट्रोलियम के नाम से एक नकली गैस एजेंसी शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये है कि एक अकेला डॉक्टर अपराधियों का गिरोह कैसे बना लेता है? ये कोई आसान काम तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये दिखाता है कि उसमें लोगों को अपनी बातों में फंसाने और उन्हें मैनेज करने की असाधारण क्षमता थी। वो मैनिपुलेटिव था। बहुत ज्यादा। उसने स्थानीय अपराधियों को पैसे का लालच दिया और उन्हें ये यकीन दिलाया कि ये एक फुल प्रूफ बिजनेस प्लान है। उसने अपनी डॉक्टर की साफ सुथरी छवि का इस्तेमाल कर उनका भरोसा जीता होगा। सही बात है। सोचिए, एक डॉक्टर जब कोई प्लान बताता है तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो वो अपनी विश्वसनीयता का इस्तेमाल अपराध करने के लिए कर रहा था, और यहीं से धोखाधड़ी हिंसा में बदल गई। हाँ, क्योंकि नकली एजेंसी के लिए गैस सिलेंडर तो चाहिए थे। बिल्कुल। तो उसके गिरोह ने LPG सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया। उनका तरीका बेहद क्रूर था। क्या करते थे वो? वे रास्ते में ट्रकों को रोकते और फिर कोई गवाह ना बचे इसके लिए ड्राइवर की हत्या कर देते थे। ओह! और चोरी किए गए सारे सिलेंडर उसकी नकली एजेंसी के जरिए बेच दिए जाते थे। उसने हत्या को अपने बिजनेस मॉडल का हिस्सा बना लिया था, जैसे वो कोई मामूली ऑपरेशनल कॉस्ट हो। और ये पर सिर्फ एक हिस्सा था। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वो ये सब एक ही समय में कर रहा था। उसका दूसरा रैकेट तो और भी ज्यादा खौफनाक था। बिल्कुल। 1994 से 2004 के दशक में वो एक ही समय में 2 बड़े आपराधिक गिरोह चला रहा था। दूसरा था अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट, हाँ, जो जयपुर, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम जैसे कई शहरों में फैला हुआ था। एक डॉक्टर अपनी मेडिकल जानकारी का ऐसा इस्तेमाल करेगा, ये सोचना भी डरावना है। उसने कबूल भी किया था ना? हाँ, गिरफ्तारी के बाद उसने जो कबूल किया वो चौंकाने वाला था। उसने 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कराने की बात मानी। 125? हाँ, अपनी BAMS की डिग्री की वजह से लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। वो एक ऐसा पुल बन गया था जो अमीर मरीजों को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की गरीब डोनर से जोड़ता था। वो जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था, उन्हें कुछ पैसों का लालच देकर उनकी किडनी निकलवा लेता था। और इसमें पैसा बहुत था। सोर्सेस के अनुसार हर ट्रांसप्लांट के लिए वो 5 से 7 लाख रुपए वसूलता था। बाप रे! ये एक बेहद मुनाफे वाला धंधा था। और ये मामला उस काले बाजार की तरफ भी इशारा करता है जो कानूनी तौर पर अंगों की कमी की वजह से पैदा होता है।
और देवेंद्र शर्मा जैसे लोग इसका फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल। और अब आते हैं उसके आपराधिक जीवन के उस पहलू पर जिसकी वजह से उसे डॉक्टर डेथ नाम मिला, टैक्सी ड्राइवरों की हत्याओं का सिलसिला। उसका तरीका बहुत सोचा समझा था। उसका गिरोह टैक्सी ड्राइवरों को लंबी दूरी की फर्जी बुकिंग का झांसा देता था। अच्छा। वे टैक्सी किराए पर लेते, किसी सुनसान रास्ते पर ले जाते और वहां ड्राइवर का मर्डर कर देते। मकसद सिर्फ गाड़ी लूटना होता था। और उन लूटी हुई टैक्सियों का क्या होता था? वे उन टैक्सियों को उत्तर प्रदेश के मेरठ और कासगंज के ग्रे मार्केट में बेच देते थे। ग्रे मार्केट मतलब ऐसी जगह जहां चोरी की गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें जल्दी से बेच दिया जाता है और कोई सवाल नहीं पूछता। अच्छा। ये अवैध गाड़ियों का एक पूरा नेटवर्क होता है। सिर्फ 20-25 हजार रुपए के लिए एक जान, ये समझना मुश्किल है। बिल्कुल। और यही इस केस का सबसे डरावना पहलू है। उसके लिए इंसान की जान की कीमत एक पुरानी गाड़ी के पुर्जों से ज्यादा नहीं थी। उसने पुलिस को बताया कि 50 हत्याओं के बाद उसने गिनती बंद कर दी थी। क्या? हाँ, जबकि जांच एजेंसियों का अनुमान है कि पीड़ितों की संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। हत्या उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा थी। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक क्रूर तरीका कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, इतने सारे लोग गायब हो रहे थे, उनकी लाशें कहाँ जा रही थी? इतने लंबे समय तक वो बिना कोई सुराग छोड़े इतनी हत्याएं कैसे करता रहा? यहीं पर उसकी प्लानिंग सबसे ज्यादा भयावह हो जाती है। वो हत्या के बाद शवों को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की हजारा नहर में फेंक देता था। 1 मिनट, हजारा नहर, ये तो वही नहर है जो मगरमच्छों से भरी होने के लिए बदनाम है। ओह माय गॉड। उसने जानबूझकर ये जगह चुनी। मगरमच्छ शवों को खा जाते थे, जिससे सारे फॉरेंसिक सबूत नष्ट हो जाते थे। कोई लाश नहीं, कोई सबूत नहीं। उसने प्रकृति के शिकारियों को अपना गुनाह छिपाने का हथियार बना लिया था। बिल्कुल। ये तो बहुत ही शातिर दिमाग है। इसका मतलब पुलिस के लिए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। बिल्कुल। पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कि कोई लाश ही नहीं थी। कानून में हत्या साबित करने के लिए आपको सबसे पहले ये दिखाना होता है कि अपराध हुआ भी है या नहीं। हाँ, कॉपस डेलिक्टी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। अपराध का शरीर। बिना लाश के ये साबित करना बहुत मुश्किल था कि ये गुमशुदगी है या हत्या। शर्मा ने इसी कानूनी खामी का फायदा उठाया। तो ज्यादातर मामले गुमशुदगी के तौर पे ही दर्ज होते रहे। हाँ, और कोई भी इन अलग अलग मामलों को एक सीरियल किलर से नहीं जोड़ पाया। आखिरकार 2004 में उसके पाप का घड़ा भर गया। उसे पकड़ा कैसे गया? उसे 2004 में हरियाणा के गुड़गांव में अवैध किडनी रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। अच्छा, तो किडनी रैकेट की वजह से पकड़ा गया वो? हाँ, और इसी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो एक एक करके उसकी सीरियल किलिंग की परतें भी खुलने लगीं। और फिर तो सजाओं का सिलसिला शुरू हुआ होगा। हाँ, गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमों की झड़ी लग गई। टैक्सी ड्राइवरों की हत्या से लेकर किडनी रैकेट तक उसे कई मामलों में आजीवन कारावास की सजा हुई। 2008 में तो उसे मौत की सजा भी सुनाई गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। मतलब कानून ने यह पक्का कर दिया था कि वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। इतनी सजाओं के बाद तो लगता है कि ये चैप्टर बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से सिस्टम की नाकामी की कहानी शुरू होती है। अच्छा? क्या? हाँ। और कहाँ गया? सीधा दिल्ली पहुंच गया। वहां 6 महीने तक रहा, एक विधवा से शादी की और फिर से प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी करने की कोशिश करने लगा। अरे, मतलब उसकी आदतें बिल्कुल नहीं बदली थी? बिल्कुल नहीं। जुलाई 2020 में उसे दिल्ली पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। ये तो अविश्वसनीय है, लेकिन कहानी में एक और मोड़ है ना? हाँ, और ये सिस्टम पर और भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जून 2023 में उसे फिर से 2 महीने की पैरोल दी गई। फिर से? हाँ, और अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि क्या हुआ होगा। वो फिर से भाग गया। एक बार फिर फरार हो गया। ये कैसे हो सकता है? एक सीरियल किलर जिस पर 100 से ज्यादा हत्याओं का शक हो, जिसका फरार होने का इतिहास हो, उसे बार बार पैरोल कैसे मिल सकती है? यही तो सिस्टम की सबसे बड़ी चूक है। ये हमारे पैरोल सिस्टम में एक गहरी खामी को दिखाता है। शायद नियमों में ये आकलन ठीक से नहीं किया गया कि वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। सही बात है। ऐसे हाई रिस्क अपराधियों के लिए नियमों की समीक्षा और भी सख्ती से होनी चाहिए। कानून से बचने के लिए उसकी आखिरी कोशिश तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। 2023 में भागने के बाद वो लगभग 2 साल तक गायब रहा। इस बार उसने क्या किया? इस बार उसने अपनी पहचान पूरी तरह से बदल ली। वो राजस्थान के दौसा जिले में चला गया। राजस्थान में? हाँ, और वहाँ एक स्थानीय आश्रम में पंडित या पुजारी का भेष धर लिया। वो बाकायदा वहाँ रहकर धार्मिक अनुष्ठान कराने लगा। एक डॉक्टर, एक हत्यारा
और अब एक पुजारी, ये उसकी कैसी मानसिकता को दिखाता है? ये उसकी गिरगिट की तरह रंग बदलने की असाधारण क्षमता को दिखाता है। उसने अपनी बढ़ती उम्र और एक धार्मिक पहचान को ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। बिल्कुल। कौन सोच सकता था कि आश्रम में पूजा पाठ कराने वाला वो बुजुर्ग व्यक्ति असल में डॉक्टर डेथ है। ये सामाजिक छलावे का एक बेहतरीन उदाहरण है। और फिर उसकी आखिरी गिरफ्तारी कैसे हुई? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार उसकी तलाश में थी। आखिरकार मई 2025 में उन्हें दौसा के उस आश्रम का सुराग मिला। अच्छा। पुलिस ने वहां छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड से उसकी पहचान की पुष्टि हुई और 67 साल की उम्र में उसका आज़ादी का ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आज हमने देवेंद्र शर्मा की कहानी की गहराइयों को समझा। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो एक वित्तीय झटके के बाद एक क्रूर अपराधी बन गया। उसने एक साथ अंग तस्करी और सीरियल किलिंग जैसे अपराधों को अंजाम दिया, सबूत छिपाने के लिए मगरमच्छों जैसे खौफनाक तरीके अपनाए और बार बार हमारी न्याय प्रणाली की खामियों का फायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाया। ये मामला कई बड़ी बहसों को जन्म देता है। ये मेडिकल पेशे की निगरानी की जरूरत को दिखाता है, फॉरेंसिक जांच की चुनौतियों को उजागर करता है और सबसे जरूरी हमारे दंड प्रणाली पर सवाल उठाता है। हाँ, पैरोल जैसे नियमों पर फिर से सोचने को मजबूर करता है, खासकर जब बात इतने खतरनाक और आदतन अपराधियों की हो। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। देवेंद्र शर्मा का एक वैद्य से हत्यारा और फिर एक पुजारी बनने का सफर पहचान के स्वभाव पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। समाज में हम जो भूमिकाएं निभाते हैं उन्हें कितनी आसानी से बदला जा सकता है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी को सच में कितना जानते हैं। जब एक व्यक्ति जिसने जीवन बचाने की कसम खाई थी वो जीवन लेने में इतना माहिर हो सकता है और फिर बड़ी आसानी से एक आध्यात्मिक गुरु